के अन्नामलाई, जिन्हें आजकल बीजेपी का सिंघम भी बुलाया जाता है, वो एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है जो अपनी डीसीपी की पोस्ट से रिजाइन करके पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं पूरे सिस्टम को बदलने के लिए। वो साल 2020 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं और एक साल के अंदर ही वो तमिलनाडु के यंगेस्ट स्टेट प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं और देखते ही देखते वो अपोजिशन पार्टीज के पोस्टर बॉय भी बन जाते हैं। Just because his leader Rahul Gandhi ji is unemployed doesn't mean the youth of this country is unemployed. यहाँ तक कि एनडीए अलायंस से AIADMK की पॉपुलैरिटी को कम करने का क्रेडिट भी अन्नामलाई को ही दिया जाता है। बीजेपी को तमिलनाडु में अपनी आखिरी होप भी अन्नामलाई में ही नजर आती है। बट द क्वेश्चन इज, एक अकेले बंदे ने ऐसा क्या कर दिया कि इतने कम टाइम में अमित शाह से लेकर PM मोदी तक अपनी रैलीज में अन्नामलाई का नाम लेकर इनकी तारीफ करते रहते हैं। आखिर अन्नामलाई ने ऐसा क्या उखाड़ा और 2024 के इलेक्शंस में अन्नामलाई क्या रोल प्ले करेंगे, ये सब समझने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर अन्नामलाई हैं कौन। के अन्नामलाई का जन्म 1984 में तमिलनाडु के एक एग्रीकल्चर फैमिली में हुआ था और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने IIM लखनऊ से अपना MBA कंप्लीट किया। वैसे तो वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, पर वो UPSC की प्रिपरेशन में लग जाते हैं और फाइनली 2011 में वो एक IPS ऑफिसर बन जाते हैं। शिवमोगा से अपनी ASP की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको उडुपी एंड चिकमंगलुरु में SP के तौर पे अपॉइंट किया जाता है और उसके बाद वो साउथ बेंगलुरु में DCP के तौर पे 2019 तक रहे और फिर उन्होंने अपनी IPS की नौकरी से रिजिग्नेशन दे दिया। अपने 8 साल के कैरियर में लोग उन्हें सिंघम अन्ना के नाम से बुलाने लगे थे क्योंकि उन्होंने ड्रग अब्यूज, सेल्स ऑफ टोबैको जैसे मुद्दों पर सोशल कैंपेन किया था और काफी इलीगल लिकर शॉप्स को भी बंद करवाया था। इसके अलावा उन्होंने कॉलेजेस में कंप्लेंट बॉक्सेस लगवा दिए जिसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बता सकता था। और एक बार तो एक दुकान पर सिगरेट मांगने पर जब दुकानदार ने उनको सिगरेट दे दी थी तो उस पर उन्होंने 30,000 रुपए का फाइन लगा दिया था। उडुपी में IPS सर्विस के टाइम पर भटकल जैसी जगह जो इंडियन मुजाहिदीन एंड इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जैसे इश्यूज फेस करता था, उन्हें सॉल्व करने के लिए पूरा कुरान एंड हदीस को रिलीजियस स्कॉलर्स की हेल्प से समझने की कोशिश की ताकि वो उसे रूट लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश कर सके। और इन सभी फिल्मी एक्शन मोड की वजह से लोग न सिर्फ उनको सिंघम अन्ना बुलाने लगे थे बल्कि उनसे इमोशनली भी कनेक्ट होने लगे थे। और एक बार तो अन्नामलाई रात को एक खराब टूरिस्ट व्हीकल के टायर को खुद ही फिक्स करने लगे थे और जब वो नहीं कर पाए थे तो उन्होंने अपनी व्हीकल ही उन टूरिस्ट को ऑफर कर दी थी और ये इंसिडेंट उस टाइम पर काफी वायरल हुआ था। इसके बाद उन्होंने साउथ बेंगलुरु में DCP की पोस्ट से 2019 में रिजिग्नेशन दे दिया था जिसने सबको काफी हैरान कर दिया था। उन्होंने अपनी रिजिग्नेशन में लिखा था कि उन्हें अपने एक सीनियर की डेथ ने अपनी लाइफ के बारे में दोबारा इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका दिया है। उस टाइम पर काफी रिपोर्ट्स आई थी कि शायद अन्नामलाई अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ तक कि सुपरस्टार रजनीकांत अन्नामलाई को अपनी पार्टी RMM का CM फेस तक देखने लगे थे। हालांकि अन्नामलाई रजनीकांत की इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि उस टाइम पर उनकी ये पार्टी उतनी पावरफुल नहीं होती है और इसी वजह से रजनीकांत अपनी पार्टी RMM को 12 जुलाई 2021 को डिसॉल्व कर देते हैं। और काफी सारी प्रेडिक्शन थी कि वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनके कई एक्शंस उसी तरफ इशारा कर रहे थे। अन्नामलाई ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें लगता है कि बीजेपी ही उनके लिए एक फिट पार्टी है और वो पॉलिटिक्स में आके पूरे सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं। और फाइनली 25 अगस्त 2020 को वो फाइनली बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। जबकि तमिलनाडु के जो लोग अन्नामलाई को चाहते थे वो इनके इस डिसीजन से खुश नहीं थे और काफी सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया। तो उस पर अन्नामलाई का कहना था कि तमिलनाडु में भाजपा के बारे में बहुत गलत धारणा है और जागरूकता पैदा करने के लिए काम करने की जरूरत है। मैं दिल से राष्ट्रवादी हूँ और अगर मैं उस शब्द का उपयोग कर सकता हूं तो भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें भाई भतीजावाद या चाटुकारिता नहीं है। मैं पार्टी के लिए लगातार काम करता रहूंगा और भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और मैं पहले स्थान पर राष्ट्रवादी हूं। मुझे लगता है कि बीजेपी तमिलनाडु को एक नया विजन और डायरेक्शन देने में सक्षम होगी। इसी साल अन्नामलाई को तमिलनाडु का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और फिर 2020 में एज ए लेजिस्लेचर वो अरवकुरिची कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन भी लड़ते हैं पर DMK से 25,000 वोट से हार जाते हैं। फिर 2021 में उनको पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अन्नामलाई बीजेपी में एंट्री लेते हैं एक फ्रेश लीडरशिप और अलग ही एनर्जी के साथ। और क्योंकि उनका बैकग्राउंड काफी टाइम तक पुलिस में रहा और हमेशा लोगों का ग्राउंड सपोर्ट रहा तो उन्हीं सब चीजों की मदद से बीजेपी की जो हालत अभी तमिलनाडु में है वो उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अन्नामलाई के आने के बाद बीजेपी तमिलनाडु में अपना एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म विजन बनाती है, जिसमें शॉर्ट टर्म विजन में बीजेपी वहाँ के लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहती है ताकि वो पॉलिटिक्स का ये गेम अकेले जीत सके, ना कि रीजनल पार्टीज की मदद से। और लॉन्ग टर्म विजन में बीजेपी अन्नामलाई
अन्नामलाई के साथ मिलकर आगे 4-5 सालों में कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर्स तैयार करना चाहती है। अन्नामलाई ने इतने कम टाइम में बीजेपी को द्रविडियन पॉलिटिकल मैप पर एक जगह दे दी है और अपना एक मिशन बनाया है जिसमें वो बीजेपी को इस पूरे सिस्टम को क्लीन करने में हेल्प करेंगे। उनका मानना है कि तमिलनाडु में करप्शन अपने पीक पर है और बीजेपी इकलौती पार्टी है जो इसको सॉल्व कर सकती है। उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाने का भी सोचा है जिसमें एक वेबसाइट के थ्रू लोग अपने कंप्लेंट्स लॉक कर सकते हैं। अन्नामलाई ने इस टास्क को रिस्की बोला है पर उनको लगता है कि बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो इस लड़ाई को जीत सकती है। बीजेपी एक नेशनल पार्टी होते हुए भी तमिलनाडु में स्ट्रगल करती है क्योंकि दो द्रविडियन पार्टीज AIADMK और DMK ने इस स्टेट को काफी अरसे से डोमिनेट किया हुआ है और इसी चीज को अन्नामलाई ने अपने मिशन का टॉप एजेंडा बना दिया है कि सबसे पहले बीजेपी तमिलनाडु में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस गेन कर सके एंड उनके लीडर्स लोकल लेवल पर वहां के लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। अन्नामलाई के अकॉर्डिंग वो इस मिथ को भी तोड़ना चाहते हैं कि जो लेजिस्लेचर सालों से जीतता आया है वही वहां के लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वो नए ऑप्शन देना चाहते हैं, वो नए तरीके से चीजों को शुरू करना चाहते हैं। उनके इतने प्रोएक्टिव एटीट्यूड और अग्रेसिव एक्शन की वजह से लोग उनको बीजेपी का एंग्री यंग मैन और अपोजिशन का पोस्टर बॉय भी कहने लगे हैं। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है पर उनका मिशन है कि उनको करप्शन और एजेंडा ड्रिवन मीडिया से लड़ना है और साउथ में बीजेपी को एज ए बेस्ट अल्टरनेटिव प्रेजेंट करना है। और देखते ही देखते वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गए और उन्होंने एटलीस्ट इतना इम्पैक्ट तो क्रिएट कर ही दिया है कि पीएम मोदी से लेकर अमित शाह को अपनी रैलीज में अन्नामलाई का नाम लेना पड़ता है। मैं विशेष रूप से अपने युवा और ऊर्जावान सहयोगी भाई अन्नामलाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। अब जैसे जैसे अन्नामलाई की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी उनकी पॉलिटिक्स और भी अग्रेसिव होती जा रही थी और बीजेपी और AIADMK में बीजेपी का पलड़ा भारी होता जा रहा था जिसमें दोनों पार्टीज के बीच टेंशन पैदा होने लगी थी। और ये टेंशन तब अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गई जब अन्नामलाई ने दावा किया कि चीफ द्रविड़ नेता CN अन्नादुराई ने कथित तौर पर हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए यू मुथुरालिंगा थेवर से माफी मांगी थी। इस दावे पर AIADMK ने रिएक्ट किया था। बाद में AIADMK ने अन्नामलाई की ओर इशारा करते हुए बीजेपी पर CN अन्नादुराई और पूर्व मुख्यमंत्री J जयललिता की आइडियोलॉजीज को इंसल्ट करने का आरोप लगाया। AIADMK के डिससेटिस्फेक्शन के बावजूद बीजेपी नेताओं ने अन्नामलाई को सपोर्ट किया। जहां AIADMK ने अन्नामलाई को इनएक्सपीरियंस्ड लीडर की तरह देखा, वहीं बीजेपी ने उनको एक डेडिकेटेड लीडर के रूप में प्रेजेंट किया जिन्होंने क्लीन पॉलिटिक्स के लिए अपनी अच्छी खासी पुलिस की नौकरी तक छोड़ दी। सिचुएशन इस पॉइंट तक चली गई कि अन्नामलाई ने तो बोल दिया था कि मैं अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर जाऊंगा अगर AIADMK का अलायंस बीजेपी के साथ कंटिन्यू रहेगा। Annamalai has in fact said in that meeting that if at all they align with the ADMK, he will be stepping down as a state president. फिर उन्होंने एक यूटर्न लिया और बोले कि मैं कंटिन्यू कर लूंगा अगर अलायंस रहता भी है तो। और पार्टी ने मुझे अगले 5 साल का एक रोड मैप दिया है जिस पर मुझे काम करना है और अमित शाह, PM मोदी और JP नड्डा ने मेरा रोल तय कर दिया है और मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी बता दिया है। सो अब सारी चीजें क्लियर हैं। वैसे इस तरीके के स्टेटमेंट्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करके बीजेपी ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि वो अब सोलो खेलना चाहती है। एंड फाइनली ये टसल ज्यादा दिन नहीं चला एंड सितंबर 2023 में AIADMK और बीजेपी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जिसका पूरा क्रेडिट कहीं न कहीं अन्नामलाई को ही दिया जाता है। अब काफी आलोचनाओं को झेलने के बाद अन्नामलाई ने कहीं न कहीं बीजेपी को तमिलनाडु में एक नई जगह तो दे ही दी है और हर दूसरे दिन बीजेपी चर्चा में तो रहती ही है। अन्नामलाई को उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शंस पे बड़े चेंजेस आएंगे और उनका कहना है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स खत्म हो रही है और 2026 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के बाद रूलिंग पार्टी DMK हिस्ट्री बन के रह जाएगी। के अन्नामलाई इस बार कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं और AIADMK को काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अन्नामलाई का बिलीव है कि उनका अलायंस जिसमें बीजेपी के साथ PMK, TMC और OPS जैसी रीजनल पार्टी शामिल है उनमें बहुत पोटेंशियल है और तमिलनाडु के लोग द्रविडियन पॉलिटिक्स से अलग होंगे और एक नई पॉलिटिक्स की तरफ मूव करेंगे। अन्नामलाई का कहना है कि कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था और अब तमिलनाडु में भी वैसा ही होगा। बीजेपी 28 सीटों में से 25 सीट जीतेगी। इन द एंड अन्नामलाई अपकमिंग इलेक्शंस को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और बाकी चीजें तो इलेक्शंस के बाद ही पता चल पाएंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।